अब ये जीत नहीं रहा है ना, इसको खुन्नस आ गई, खुन्नस कि जीत क्यों नहीं रहे। तो ये हर किसी पर इल्जाम लगाएगा भाई। अब ये इमेज को खराब कर रहा है भाई बीजेपी को, इसको मतलब बीजेपी की इमेज को इतना खराब कर रहा है कि लोग इसको शायद सपोर्ट करने में भी शर्म महसूस करें कोई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार सैनी और आप देख रहे हो भारत पॉइंट। हम यहाँ पर खबरों की चर्चा करते हैं, अपने विचार रखते हैं। आप भी अपने विचार रख सकते हैं, तो कमेंट करिएगा। और अगर अच्छी लगी न्यूज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। बीजेपी हाईकमान ने सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्यों चुना? बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। इसके पीछे एक बड़ी राजनीति भी सामने आई है। चलो भाई, देखते हैं भाई क्या है। अब जो एनडीए ने तो भैया देखो इनको क्या बोलते हैं, सीपी राधाकृष्णन को भाई उपराष्ट्रपति चुना है। बाकी देखते हैं किसको चुना जाता है, किसको नहीं चुना जाता। एनडीए गठबंधन ने आम सहमति के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार चुना है। वर्तमान में राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है भाई, ये वर्तमान में तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है। एक समय राधाकृष्णन दक्षिण दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए कई सालों तक काम कर चुके हैं। हाँ तो तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी उन्हें मिली थी। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी हाईकमान ने सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना। देखते हैं भाई क्यों चुना भाई। दक्षिण भारत को सीधा संदेश दे रही बीजेपी, तो यानी कि भाई अपना इन्फ्लुएंस, यानी कि बीजेपी अपना इन्फ्लुएंस कहाँ बढ़ाना चाहती है भाई? साउथ में। क्योंकि भाई देखो, साउथ में बीजेपी का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम है। मतलब बीजेपी के लिए कौन सी स्टेट है वहां पे? कोई भी नहीं है, एक देखा देखा जाए तो। अब कहीं ना कहीं एक साउथ के अपने उपराष्ट्रपति बनेंगे रे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लोग कहीं ना कहीं साउथ में पसंद करेंगे, ऐसा लगता है। तो उनको ही आने वाले चुनावों में हो सकता है तमिलनाडु में भी बहुत फायदा हो, तमिलनाडु के आने वाले चुनावों में। और अदर स्टेट में भी उनको बहुत फायदा हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुने सीधे दक्षिण भारत को एक संदेश देने का काम किया है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां पर तमाम प्रयासों के बावजूद भी पार्टी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सीपी राधाकृष्णन को एक इतना बड़ा पद देकर पार्टी ने संकेत दिए हैं कि उनके लिए दक्षिण भारत की राजनीति कितनी मायने रखती है, वहां के नेता भी उनके लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। डीएमके को दुविधा में डालने का प्रयास। अब तमिलनाडु में तो भाई देखो डीएमके की सरकार है, डीएमके कांग्रेस की। अब देखते हैं भाई क्या दुविधा में डालते हैं ये। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को आगे कर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उनका विरोध करना किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला। यहाँ भी सबसे बड़ी बात यह है कि राधाकृष्णन खुद तमिलनाडु से आते हैं और इस समय वहां पर डीएमके की सरकार है। ऐसे में एक दुविधा अब मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मन में रहने वाली है। दिल्ली की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य के उम्मीदवारों का विरोध किया जाए या फिर पार्टी लाइन से ऊपर उठ सियासी समीकरण साध लिए जाएं। देखते हैं भाई क्या होता है। तमिलनाडु चुनाव पर बीजेपी की नजर। और बिल्कुल इसीलिए तो साउथ का आदमी चुना जा रहा है भाई, क्योंकि वो चाहती है तमिलनाडु में इस बार बीजेपी जीत जाए। अब देखते हैं जीतता है तो कौन है। बीजेपी के लिए तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत करना कई सालों का सपना है। पार्टी ने सुधार जरूर किया है, संगठन भी खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन अब पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को आगे कर ओबीसी कार्ड खेल दिया। असल में राधाकृष्णन गाउंटर गाउंटर यानी कि कोंगू वेल्लार समुदाय से आते हैं। इसे तमिलनाडु की राजनीति का अहम वोट बैंक माना जाता है। राज्य की पश्चिम बेल्ट में तो यह वोट बैंक और ज्यादा निर्णायक साबित होता है। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। ठीक है भाई। अब इंडिया गठबंधन में दरार डालने की कोशिश। इंडिया जैसा कि आप पता हो भाई, कांग्रेस का गठबंधन है भाई। कांग्रेस कांग्रेस और मतलब उनके समर्थन वाली पार्टियों का। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनना बीजेपी को का एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। इस दांव की वजह से इंडिया गठबंधन में दरार तक पड़ सकती है।
देखते हैं भाई, मतलब एम के स्टालिन हो सकता है भाई कुछ इसका सपोर्ट करें। बाकी देखो कांग्रेस का एक काम है, बीजेपी जो भी करे उसका विरोध करो, नॉर्मल सी बात है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भाई क्या इनको बनना चाहिए क्या भाई, सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए? आप भी अपने विचार लिख देना भाई। यहाँ भी सबसे बड़ा खतरा तो डीएमके को लेकर है, जिसके कुल 32 सांसद हैं। असल में कुछ साल पहले ही डीएमके नेता ने राधाकृष्णन को लेकर कहा था कि वे एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी गलत चुन रखी है। कुछ दूसरे डीएमके नेताओं ने भी निजी तौर पर राधाकृष्णन को पसंद किया है। ऐसे में उनका विरोध करना डीएमके के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष में दरार पड़ सकती है। क्योंकि तो ये है भाई अगली खबर उत्तराखंड से है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने की बात, उत्तराखंड में नई शिक्षा बिल को लेकर क्यों छिड़ा विवाद, देखते हैं भाई। नए नियम मदरसा बोर्ड को पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने और मदरसों का निरीक्षण करने का अधिकार देते हैं। अच्छा, हाँ तो फिर उसमें क्या है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 को पेश करने का निर्णय को मंजूरी दी। यह विधेयक मदरसा बोर्ड और राज्य में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों को नियंत्रित करने वाले नियमों को निरस्त कर देता है। इस बिल के सामने आने से मुस्लिम समुदाय में यह चिंता पैदा हो गई है कि प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत उनके अधिकारों का हनन कर सकता है, जो शैक्षणिक संस्थान चलाने और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार प्रदान करते हैं। भाई हालांकि मुझे तो ये समझ नहीं आता, ठीक है देखो शैक्षणिक संस्थान चलाने तुमको खुद चलाओ, लेकिन सरकार इनको पैसे क्यों देती है? मुझे ये बात थोड़ी बात समझ में नहीं आती, क्यों ऐसा क्यों देती है? इनको चलानी चलाओ, ठीक है वो उनकी मर्जी है। वो धार्मिक शिक्षा देते हैं वो देंगे, ठीक है वो उनका अधिकार है, लेकिन सरकार किसी धर्म के लिए सपोर्ट कैसे कर सकती है? प्रस्तावित विधेयक के लागू होने से 1 जुलाई 2026 से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में गुरुमुखी और पाली की पढ़ाई की भी अनुमति मिल जाएगी। इससे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 भी भंग हो जाएंगे। उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा, मतलब इनके स्कूलों में शायद ये भाषा पढ़ाई जाती होगी, मदरसों में सरकार अरबी और फारसी पढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, अब ये बोल रहे हैं भैया गुरुमुखी पढ़ाओ, गुरुमुखी पाली पढ़ाओ भाई। देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी मदरसा बोर्ड को मिलेंगे ये अधिकार। ये नियम मदरसा बोर्ड के को पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने और मदरसों का निरीक्षण करने का अधिकार देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। वर्तमान में बोर्ड के पास एक मान्यता समिति है जो मदरसों को मान्यता प्रदान करने का काम करती है। बोर्ड के नियमों में कहा गया है, समिति में 13 सदस्य बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य, एक एकेडमिक रैंक मेंबर, डिप्टी रजिस्ट्रार और एक हेडमास्टर रैंक का सदस्य होगा। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए यार, सही है। देखो समिति में 13 सदस्यीय बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य, एक एकेडमिक रैंक मेंबर और डिप्टी रजिस्ट्रार और एक हेडमास्टर रैंक का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावित विधेयक से संस्थान की मान्यता रद्द होने की संभावना है, क्योंकि यह सिखों, जैनियों, ईसाइयों, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति देता है, जबकि वर्तमान प्रावधान केवल मुसलमानों के लिए है। वर्तमान में राज्य भर में 452 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। भारत पाकिस्तान, तो ये भाई अगली खबर। भारत पाकिस्तान पर हर दिन नजर रखता है अमेरिका, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों पर रखता है नजर अमेरिका। अच्छा भाई, देखते हैं भाई। चलो, ये आप पता होगा अमेरिका के विदेश सचिव में वो विदेश मंत्री है भैया, मार्को रूबियो। देखते हैं कोई क्या बोला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर हर दिन कड़ी नजर रखता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को दोहराया कि उन्होंने दो एशियाई पड़ोसी के बीच तनाव को टालने में मदद की। ये पता नहीं, ये तो सब पागल हो गए। एनबीसी। चलो भाई आपको क्या लगता है भाई, भारत आपको ये आप तो ये बताना भाई कि भारत ने सीज फायर करके सही किया या गलत किया? भाई आपके जो भी विचार हो वो लिखना। एनबीसी न्यूज से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कभी भी टूट सकता है। भाई टूट जाए, मैं तो ये कहता हूँ भाई पाकिस्तान को कम से कम 50 सालों के लिए तो शांत करो भाई, बड़ा हमला कर ही दो इस पर।
रूबियो ने कहा, संघर्ष विराम की जटिलताओं में से एक है उसे बनाए रखना, जो बहुत मुश्किल है। हम हर दिन पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है इस पर नजर रखते हैं। अच्छा भाई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली और धन्य हैं, और हमें एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए आभारी होना चाहिए जिन्होंने शांति को अपने प्रशासन की प्राथमिकता बनाया है। हमने इसे कंबोडिया और थाईलैंड में देखा है, हमने इसे भारत पाकिस्तान में भी देखा है। अरे भाई यार, अब इस बंदे को चाहिए भैया, क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप, इसे चाहिए भैया क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज। तो ये तो भैया हर जगह सीज फायर ही खेलता है। गया था भाई रशिया और यूक्रेन की वॉर को शांत कराने के लिए, कुछ नहीं हुआ। लटका के आया है पागल। थाईलैंड में करवा दिया, ये करवा दिया भाई। थाईलैंड ने भी भाई कंबोडिया पे तभी अटैक किया था जब अमेरिका ने उसको कहा था, और खुद ही फिर खुद जाके वही सीज फायर कर रहा है ये। यहाँ पे भी फालतू की बात। भारत और पाकिस्तान में इन्होंने करवाया भाई, इन्होंने नहीं करवाया, भारत ने अपनी मर्जी से रोका है। भारत ने क्लियर कर दिया है, भारत ने अपनी मर्जी से सीज फायर किया है। सीज फायर क्या मतलब, रोका है। ये अभी भी मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो का है वो जारी है। इसमें सिर्फ विराम लगा है, खत्म नहीं हुआ ये। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो भाई देख, तो ये भाई अगली खबर। जेलेंस्की के मंसूबे, जेलेंस्की क्या बोलते हैं, यूक्रेन के भाई राष्ट्रपति हैं भाई जेलेंस्की। तो उनके मंसूबों पर फेर दिया पानी, ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक से पुतिन हो जाएंगे खुश। अच्छा भाई, देखते हैं। देखो, रशिया और यूक्रेन की वॉर तो तभी थमेगी जब इसमें रशिया को फायदा होगा। रशिया को इसमें नुकसान होता है तो ये वॉर ना थमने वाली भाई। देखो क्लियर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मंसूबे पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का मंसूबा छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, ये लड़ाई इसी की वजह से हो रही है, क्योंकि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जा रहा है। एक्चुअलिटी में देखो, इसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये जो बाइडेन की जगह होता ना तो ये युद्ध नहीं होता, और रियलिटी ये नहीं होता, क्योंकि ये जो बाइडेन तभी मना कर देता यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की, बोल देता कोई जरूरत नहीं है, और ये युद्ध होता भी नहीं। लेकिन भाई अब ये जिद मचा रहा है नाटो में शामिल होना भाई, फिर रशिया ने उसको हमला कर दिया भाई। रशिया को भी तो भाई अपनी सिक्योरिटी के कंसर्न है भाई। ठीक है भाई, देखते हैं आगे क्या होता है, खबर पढ़ते हैं अपन तो। ट्रम्प, वैसे बताओ भाई, आप रशिया में से और यूक्रेन, रशिया में से और अमेरिका में से आप किसको ज्यादा पसंद करते हो, वो लिखना है यार, कमेंट जरूर करना। ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात से पहले कहा कि अगर कीव रूस के साथ युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो उसे नाटो में शामिल होने की अपनी आकांक्षा को त्याग देना चाहिए, जो कि मॉस्को द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही है। बिल्कुल, ये युद्ध भाई तभी शांत होगा जब ये व्लादिमीर जेलेंस्की भाई ये ख्वाब छोड़ देगा नाटो में शामिल होने का। यूक्रेन पर शांति समझौते का दबाव है, दबाव ही बनेगा भाई इस पर दबाव ही बनेगा। उन्होंने यूक्रेन पर शांति समझौते को स्वीकार करने का दबाव भी डाला, साथ ही कहा कि अगर कुछ सहूलियत दी जाए तो 3 साल के ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 2014 के कार्यकाल के दौरान रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने का भी हवाला दिया। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ जंग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर एक लंबी लड़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। बिल्कुल भाई, याद रखो शुरुआत कैसे हुई है। जिद तुमने मचाई है कि भाई नाटो में जाऊंगा, नाटो में जाऊंगा, पिट ले भैया। ये है भाई अगली खबर। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने दिए जवाब। क्या अब सवाल बंद हो जाएंगे भाई? देखते हैं, चुनाव आयोग ने जवाब दिया है भाई। अब वोट चोरी राहुल गांधी भाई इल्जाम लगा रहा है। देखते हैं भाई क्या कहा है चुनाव आयोग ने। रविवार को जब रविवार को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली में उनके आरोप का जवाब देने की तैयारी चल रही थी। बिल्कुल, बिहार के सासाराम में राहुल गांधी ने वोट आधिकारिक यात्रा के तहत आयोजित एक रैली में जो आरोप लगाया था उसका जवाब देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को लेकर 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया। अरे भाई,
उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब ये कह रहा है भैया देखो कि विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनावों में के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में ही चुनाव हुई है, क्योंकि यहाँ पे हार गया है ना। और कर्नाटक में जब इसी के मंत्री ने कहा था कि भाई वोट की धांधली हो रही है, लेकिन जीता कौन था भाई? क्या जीती कौन थी वहां पे? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, सॉरी, कर्नाटक में कौन जीता था? कांग्रेस जीती थी। और इसी के मंत्री ने कहा था भाई वोट चोरी हो रही है, इनको पता था कि वोट चोरी हो रही है ना। लेकिन उन्होंने जब कुछ नहीं किया, और उसने अब जब ये वोट चोरी का वो बीजेपी पर इल्जाम लगा रहा है ना, तब उसने कहा था कि भाई मैंने पहले भी कहा था कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन आपने तब कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो लेकिन उसका मुंह इन्होंने शांत कर दिया भाई। क्यों? उसको मतलब पार्टी से निकाल दिया। आपको शायद पता हो तो पार्टी से निकाल दिया गया उसको, है ना। कहीं ना कहीं कर्नाटक में धांधली इन्होंने की है, धांधली करके जीते ये लोग हैं कहीं ना कहीं। बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन धांधली करके ये जीते हैं। क्योंकि इल्जाम लगाना होता चोरी चोरी का, एक्चुअलिटी में अगर ये सच्चे होते तो भाई कर्नाटक में पहले ही इन्होंने आवाज उठा दी होती ना। क्योंकि पता तो इनको था भाई कि चुनाव चोरी वहां पे हो रही है, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि करवा कांग्रेस रही है। इनको पता था कि भाई कांग्रेस करवा रही है, और ये जीती भी गई कर्नाटक में। उसको उस बेचारे को वही पार्टी से भी निकाल दी जिसने आवाज उठाई। लेकिन देखते हैं भाई, आपको क्या लगता है वोट चोरी एक्चुअलिटी में कर कौन रहा है? उन्होंने बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़ दिया। अरे भाई, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से एसआईआर लिस्ट में कथित धांधली को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे थे, और इस मुद्दे को देश की राजनीतिक बहस के केंद्र में लाए हैं। और राहुल गांधी देखा जाए तो इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ ही बोल रहे हैं यार, देखा जाए तो यार। भाई इतना झूठ बोल रहा है वो बंदा, ये बंदा यार, कि मतलब लोगों के दिमाग में अपने आप आ रहा है कि कुछ तो सच होगा ही, कुछ तो होगा सच यार। मतलब इतना अगर तू सच्चा है तो भाई कर्नाटक में क्यों नहीं तूने बोला भाई कि धांधली हो रही है? और जिसने आवाज उठाई उसी को तूने अपनी पार्टी से निकाल दिया भाई। अरे भाई, इस बीच यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका था, इसलिए मामला और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने का फैसला किया है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग ने उठाए गए सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए, लेकिन कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया में अगर किसी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने हलफनामा दाखिल करना चाहिए। बिल्कुल, ये ये तो देखा जाए तो मतलब ये बदनाम कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में एक बार घुस जाए कि भाई बीजेपी बीजेपी है तो दुख है, और कांग्रेस आ गई तो शांति शांति है। ये थोड़ी इमेज बना रहे हैं लोगों के मन में, और कुछ नहीं। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इनकी जांच बिना हलफनामा दाखिल किए नहीं हो सकती है। या तो राहुल गांधी हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगें। अगर वो 7 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो समझा जाएगा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से 5 सवाल किए थे। राहुल गांधी ने पूछा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा क्यों कर रहा है? वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम क्यों कर रहे हैं? वो वोटिंग के वीडियो सबूत नष्ट क्यों कर रहा है? लोगों को मशीन से पढ़े जाने वाले डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है? और विपक्ष के सवालों के जवाब देने के बजाय उन्हें धमकी क्यों दे रहा है? अब देखो, धमकी तो नहीं दे रहा है, वो जवाब ही दे रहा है। लेकिन हाँ, ये एक थोड़ा है कि भाई लोगों को मशीन से पढ़े जाने वाले डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है? मतलब मतलब एक तरीके देखा जाए तो ये पता चलेगा कि भाई किसने कांग्रेस को वोट दिया, किसने बीजेपी को वोट दिया। ये तो देखा जाए तो मतलब एक तो होता है ना अपना मत प्राइवेट होता है, ये तो देखा जाए तो प्राइवेसी के भी खिलाफ ही हो गया भाई, एक तरीके से देखा जाए तो यार। ये क्या है? ऐसा नहीं, नहीं, ये तो यार गलत है। उन्होंने बिहार में चल रही वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक मकसद से मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आयोग मजबूती से मतदाताओं के साथ खड़ा है। उन्होंने इन आरोपों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करोड़ों मतदाताओं और लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है। महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयुक्त ने कहा कि समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई और नतीजे के बाद ही गड़बड़ी की बात क्यों सामने आई गई। हाँ, बस जीत जाएंगे तो नहीं है गड़बड़ी, हार गए तो चिल्ला चिल्ला के कह देंगे गड़बड़ी है गड़बड़ी है। ये तो भाई एक्चुअली में इतना झूठ बोल रहा है कि लोगों को लग रहा होगा भाई कुछ ना कुछ तो सच होगा ही। कमाल है यार। बिहार पर उन्होंने कहा वहां 2003 में भी एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया को चोरी या हड़बड़ी में कराने जैसी बातें कहकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं चुनाव आयोग ने आगे और क्या कहा है। चुनाव आयोग का दावा है कि देश में लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एपिक संख्या मिलती जुलती है। ठीक है। इसके बाद उनकी एपिक संख्या में बदलाव किया गया ताकि एपिक संख्या दोहराई ना जाए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि ऐसे मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग दूसरी जगह से क्यों नहीं हटाता। हटाना चाहिए वैसे। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था, चुनाव आयोग किसी के कहने से किसी का नाम नहीं काट सकता क्योंकि एक ही नाम के कई लोग होते हैं, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। व्यक्ति चाहे तो खुद नाम हटा सकता है या एसआईआर के जरिए इसे सही किया जा सकता है। ये तो ठीक है भाई, इसमें क्या है फिर। उन्होंने उन्होंने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उन्होंने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कहा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे मतदाताओं की निजता का उल्लंघन हो सकता है। बिल्कुल, मैंने बोल रहा था ना अभी ऊपर भी भाई, वोटर लिस्ट अगर वो जारी कर देंगे तो ये उससे ये पता चल जाएगा ना भाई, मतलब इसने मुझको वोट दिया है, मतलब ये बंदा बीजेपी को वोट दे रहा है, ये बंदा भाई कांग्रेस को वोट दे रहा है। ये तो देखा जाता है, प्राइवेसी होती है ना भाई, हमने किसको वोट दिया। अब ये चाह रहा है उस चीज को आप पब्लिक करो, क्यों। ये तो नहीं हो सकता यार, ये तो राहुल गांधी का दावा ही गलत है यार, बेकार है। तस्वीर उनकी अनुमति के बिना मीडिया में छापी, क्या आयोग किसी मतदाता की सीसीटीवी फुटेज साझा कर सकता है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ जगह डबल वोटिंग के आरोप लगे थे लेकिन जब सबूत मांगे तो कुछ नहीं मिला। ऐसे आरोप ना तो आयोग को डराते हैं और ना ही मतदाताओं को। अब सबूत तो दे भाई, तू कह रहा है इसने कहा था भाई हमारे पास सबूतों का एटम बम है, भाई क्या एटम बम है तेरे पास में। भाई कुछ सबूत तो दे। सबूत मांग रहे तू दे नहीं रहा है। राहुल गांधी भी साफ साफ मतलब इमेज को खराब ही कर रहा है, देखा जाए तो बिल्कुल इमेज को खराब कर रहा है। चुनाव आयोग का हर किसी की देखा जाए तो अब ये जीत नहीं रहा है ना, इसको खुन्नस आ गई, खुन्नस कि जीत क्यों नहीं रहे। तो ये हर किसी पर इल्जाम लगाएगा भाई। अब ये इमेज को खराब कर रहा है भाई, बीजेपी को, इसको मतलब बीजेपी की इमेज को इतना खराब कर रहा है कि लोग इसको शायद सपोर्ट करने में भी शर्म शर्म महसूस करें कोई। हैं? इसको वोट देंगे ही नहीं बीजेपी को आगे चलकर, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। 2029 की तैयारी कर रहा है अभी से, बिहार चुनाव की अभी से तैयारी कर रहा है कि भाई इसकी इमेज को ही खराब कर देता हूँ, और कैसे जीतेंगे भाई। बोल दो भैया, लोग भी समझेंगे भाई कुछ ना कुछ तो सच होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, इतना ना सही कुछ ना कुछ तो होगा। भाई चलो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको क्या लगता है भाई, वोट चोरी के मामले में कौन सही है कौन गलत है भाई।